नमस्कार, आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके जो टाइप्स होते हैं, कोजेज होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, कैसे पता किया जाता है, इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सभी देखते हैं। शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय 4 क्लासिकल फीचर्स। कौन कौन से? प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपरलिपिडीमिया और एडिमा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें ये 4 सिम्टम्स मोस्टली देखे जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? पहला, प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन की अमाउंट आती है, मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन का लॉस होता है। हाइपोएल्बुमिनिया होता है, जैसा कि इसमें प्रोटीन का लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, तो एल्बुमिन प्रोटीन का लेवल भी कम हो जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, मतलब जो लिपिड का लेवल होता है वो भी ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ता है? जो प्रोटीन का लॉस होता है, मतलब लिपिड का लेवल बढ़ता है। ये क्यों बढ़ता है? एक तो किडनी के थ्रू क्या होता है, इसका लिपिड का लॉस कम हो जाता है और एक इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। और होता है चौथा इडीमा, मतलब बॉडी के अंदर इडीमा हो जाता है, सूजन हो जाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए टाइप ऑफ रीनल फेलियर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी एंड मैनिफेस्टेड बाय मैसिव प्रोटीन यूरिया। मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसा रीनल फेलियर का टाइप है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी होती है, मतलब ग्लोमेरुलर की जो परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसके थ्रू क्या होता है? प्रोटीन का लॉस होता है, मतलब बहुत सारा लॉस होता है, मैसिव लॉस। इसके कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं देखते हैं। तो कोजेज में पहला है रीनल कोजेज, मतलब जो किडनी से रिलेटेड कोजेज है। पहला रीनल कोजेज, ऑल रीनल डिजीज मेनली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो ऑल रीनल डिजीज होती है, मतलब कोई सी भी रीनल डिजीज की वजह से ये हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मेनली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से होता है। दूसरा, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग लेने की वजह से भी हो सकता है। मर्करी और केप्टोप्रिलाथी के अंदर कोई एलर्जन हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एलर्जन क्या होता है कि एलर्जन में क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, फिर वो ग्लोमेरुलस के अंदर जाके चिपक जाता है, वहाँ इन्फ्लामेशन करता है, फिर उसकी वजह से ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। एलर्जन जैसे पोलन यानी परागकण होते हैं फूलों के अंदर, वो हनी बी स्टिंग, जो हनी बी स्टिंग होता है, स्नेक बाइट यानी स्नेक काटता है, वो सिस्टेमिक डिजीज़ होती है, जैसे कि ल्यूकेमिया की जैसे हो सकता है, मलेरिया में हो सकता है, सिफिलिस हेपेटाइटिस बी, एम्फाइसीमा में हो सकता है, और कार्डियक फेलियर या लेप्रोसिस के अदर कोजेज हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हेपेटिक नहीं, नेफ्रोटिक आएगा। और सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? जो कोजेज होती है वो रीनल के अंदर होते हैं, यानी किडनी के अंदर होते हैं, मतलब प्राइमरी साइड कौन सी है? किडनी यहाँ पर होते हैं। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होते हैं? कोजेज होते हैं जो रीनल के अलावा अदर बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। अदर बॉडी सिंड्रोम की वजह से क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। प्राइमरी में मेन कहाँ होता है? रीनल में। सेकेंडरी में रीनल के अलावा अदर डिजीज़ या कोई सी भी अदर कंडीशंस की वजह से होता है। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। किसी भी कोजेज ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होता है? जैसे कि रीनल डिजीज, ड्रग टॉक्सिन्स और अदर डिजीज की वजह से क्या होगा? ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये क्या करती है? कोई सी भी डिजीज या ड्रग्स वहाँ जाकर ग्लोमेरुलस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी, फिर उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एक्यूमुलेट होगी, इन्फ्लामेशन हो गया, फिर इससे क्या होगा? जो परमिलिटी बढ़ जाएगी, उससे प्रोटीन का लीकेज होगा, किसमें? यूरिन में। अब जब प्रोटीन का लीकेज हो रहा है तो क्या होगा? ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, जो ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है? ये जो ब्लड वेसल्स होती है, इस पर जो वेसल्स पर जो प्रोटीन दबाव डालता है उसको बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ये ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा प्रोटीन होगा, सिंथेसिस होगा लीवर में, इसको कंपनसेट करने के लिए। उसकी वजह लिए लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा? हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा ब्लड के अंदर। आगे क्या होता है? डैमेज टू ब्लड वेसल्स। ज़्यादा प्रोटीन लॉस होगा तो ब्लड वेसल्स को डैमेज होगा, प्रोटीन का ज़्यादा लॉस होगा यूरिन के अंदर। ब्लड वेसल्स को क्या है? लॉस हो रहा है, इसलिए प्रोटीन का भी ज़्यादा लॉस होगा यूरिन में। फिर उससे क्या होगा? प्रोटीन यूरिया 3 से 15 ग्राम तक प्रोटीन एक दिन में निकल सकता है। और इससे क्या होता है? हाइपोएल्बुमिनिया होता है। हाइपोएल्बुमिनिया मतलब प्रोटीन में मोस्टली ये एल्बुमिन होता है, इसका लेवल कम होता है। इससे क्या हो सकता है? जो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, जब ये ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है तो क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है अंदर से और बाहर से लगता है ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ये प्रेशर ज़्यादा हो जाए या ये कम हो जाए तो क्या होता है? फ्लूइड बाहर की तरफ शिफ्ट होता है वेसल से। तो इसमें क्या होगा? फ्लूइड शिफ्ट इन इसलिए फ्रॉम ब्लड वेसल्स, मतलब जो ये ब्लड वेसल्स होती है इससे बाहर फ्लूइड निकल जाता है। और क्या होता है? इससे क्या होगा? बीपी होती है,
वो कम हो जाती है, यानी हाइपोटेंशन हो जाता है। और इससे क्या हो सकता है, उससे हो सकता है इडीमा, जो इडीमा होता है ना, सूजन हो सकती है। ये सभी थे इसके कोज, मतलब पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कोज से लेकर डिजीज़ किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, कोज से लेकर डिजीज़ तक डिजीज़ कैसे बन रही है, तो ये होता है, ये प्रोसेस कैसी होती है, इसे बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो डेफिनेशन में आ गया था 4 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेनली होते। पहला एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया, प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया। एडिमा तो वही वो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया था इसलिए, और हाइपरलिपिडीमिया वो कंपनसेटिव मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर रहा था, लिपोप्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा था, इसकी वजह से हो गया। प्रोटीन के अंदर, यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा था, उसकी वजह से होगा। क्यों? क्योंकि डैमेज हो गई थी ब्लड वेसल्स। हाइपोएल्ब्यूमिनिया, यूरिन के अंदर प्रोटीन निकल रहा तो एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा। फोम यूरिनो का मतलब यूरिन के अंदर फोम यानी झाग बनेंगे, यूरिन पास आउट करेंगे तो असाइड्स हो सकता है, मतलब पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। हाइपोटेंशन, बीपी कम हो सकती है, सांस लेने में समस्या यानी डिस्नी हो सकता है। प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। अभी प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, तो लंग्स में क्या होता है, ये लंग्स होती है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है, मतलब नॉर्मली भाषा में पानी भरना बोलते हैं। इससे जो प्लूरल कैविटी होती है इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ये क्या होता है, वही ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो वेसल से फ्लूइड बाहर की तरफ शिफ्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है। अब देखते हैं इसका पता कैसे करते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, मतलब तो पहला है यूरिन टेस्ट। यूरिन में क्या करते हैं भाई, पहले तो प्रोटीन को नापेंगे, मतलब मापेंगे कि प्रोटीन कितना लॉस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो वो प्रोटीन यूरिया होता है, उसमें प्रीडोमिनेंटली एल्बुमिन, मतलब सबसे ज़्यादा एल्बुमिन का लॉस होता है। फिर देखते हैं इसका कलर येलो रहता है। आगे देखते हैं ब्लड की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ब्लड में यूरिन का लॉस, यूरिन में ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड क्या, यूरिन में प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल कम होगा, स्पेशली एल्बुमिन का। प्लाज्मा एल्बुमिन लॉस लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब ये जो 2.5 ग्राम डेसीलीटर होता है इससे कम लेवल मिलता है प्लाज्मा के अंदर किसका, एल्बुमिन का। नॉर्मली कितना होता है, ये कितना होना चाहिए, 3.5 से 5 ग्राम डेसीलीटर, मतलब इतना होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर। सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा मोर देन 200 mg%। रीनल फंक्शन टेस्ट करती है इसमें, स्पेशली क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम केयर नीड हॉस्पिटलाइज्ड एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट इज फोकस्ड ऑन ट्रीटिंग शोक या हाइपोवोलेमिक। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट होता है उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट का प्राइमरी, मतलब जो अर्ली ट्रीटमेंट होता है उस पर किस पे फोकस्ड होता है, शोक को ट्रीट करने में, हाइपोवोलेमिक शोक को ट्रीट करने में, क्योंकि इसमें मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है तो यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाता है, तो हाइपोवोलेमिक शोक हो सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं, टू मेंटेन प्रोटीन लेवल इन सीरम, क्योंकि प्रोटीन का लेवल लॉस ज़्यादा हो रहा है। एल्बुमिन ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रोटीन को डाइट के अंदर बढ़ा देंगे, 1.5 से 3 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसे क्या देंगे, प्रोटीन। टू रिड्यूस एडिमा, इसमें एडिमा भी हो रहा था, एडिमा को रिड्यूस करेंगे। इसमें डायरेटिक्स दे सकते हैं अपन, जैसे थियाजाइड, प्रोसेमाइड। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, जो इनटेक आउटपुट होता है उस चार्ट को मेंटेन रखना है, कितना इनटेक कर रहा है, कितना आउटपुट कर रहा है। कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑफ साल्ट इन डाइट, जो साल्ट होती है उसको कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर देना डाइट में। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, जो हाइपरलिपिडीमिया होता है उसका भी ट्रीटमेंट करना है। जो वो होती है लिपिड को कम करने वाली या कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली एजेंट, वो प्रोवाइड करने हैं। लो सैचुरेटेड फैट डाइट, तो फैट में क्या करना है, सैचुरेटेड फैट कम देनी है। अवॉइड सैचुरेटेड फैट सब्सटेंस लाइक बटर, चीज़, पनीर, ये चीज़ यानी पनीर, फ्राइड फूड, फैटी फूड, रेड मीट, योक, ये सभी अवॉइड करने हैं। इंक्रीज अनसेचुरेटेड फैट इन लाइक ओलिव ऑयल, पीनट बटर, फिश, नट्स, ये सभी बढ़ा देने हैं, मतलब सेचुरेटेड को कम कर देना, सेचुरेटेड को ही प्रोवाइड करना है या इंक्रीज कर देना इनको डाइट में। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स देनी है, स्टेटिन्स या फाइब्रिनेट्स, ये सभी क्या करना, इनको देना ही क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है बॉडी में से। टू प्रिवेंट किडनी डैमेज, किडनी को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है क्या होती करते हैं, इन्फ्लामेशन को डिक्रीज कर देते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, प्रेडनिसोलोन, टू क्वाइट एंड सप्रेस इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को कम कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स कौन सी होती है, साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं इसके अंदर, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं कौन सी, एसी इनहिबिटर्स।